हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। उस इनिशिएटिव का क्या नाम है? उस इनिशिएटिव का नाम है प्रीलिम्स करंट अफेयर। प्रीलिम्स करंट अफेयर। तो प्रीलिम्स करंट अफेयर हम कहाँ से करेंगे? हम करेंगे पीटी 365 से। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट जो रेशियो है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है। तो अगर ठीक ठाक सा करंट अफेयर आ जाता है तो मोस्टली हमें ये पीटी ही करके जानी होती है। वहीं से क्वेश्चन अगर आना होगा तो वहीं से आ जाएगा, अदरवाइज किसी को भी नहीं आएगा। तो हमें करंट अफेयर पे ज़्यादा ना सोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन करना है, ना ही सोर्स हमें ज़्यादा करने हैं। सिर्फ एक ही सोर्स रहेगा हमारा करंट अफेयर का, दैट इज पीटी 365। पीटी 365 यानी कि ये क्या होता है अभी, जो विजन आईएएस एक इंस्टीट्यूट है जो कि करंट अफेयर की टोटल कंपाइलेशन निकाल देता है। ठीक है। अराउंड अराउंड लास्ट की 1 ईयर की, उसी को बोला जाता है पीटी 365। अब जो ये पीटी 365 है, ये पूरी एक साल की हर बार नहीं आती, कई बार 8 महीने की पहले आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ की अपडेटेड आ जाती है। यानी कि एक या दो वॉल्यूम में निकालता है। तो जो ये फर्स्ट वॉल्यूम है वो है इसकी, इसका टोटल क्रेडिट हम विजन आईएएस इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। उसी की साइट से हमने ये जो ये है डाउनलोड किया है। तो ये अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक का ये कंपाइलेशन है करंट अफेयर का। ये है सिर्फ पॉलिटी सब्जेक्ट का। ऐसे ही करके सब सब्जेक्ट्स का निकलता है, जैसे इकोनॉमी का भी निकलेगा, एनवायरनमेंट का भी आएगा। तो वो सारा हम करवाएंगे। तो अब ये बात थी अक्टूबर तक का है, तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका शायद अक्टूबर टू फेब तक का आएगा या फिर मार्च तक का। ठीक है। तो और फिर लास्ट का ये 3 पार्ट में अराउंड अराउंड आ जाती है। तो ये सबसे बेस्ट वे है करंट अफेयर कवर करने का, सो दैट ना ही हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। नहीं तो बच्चे करंट अफेयर के चक्कर में अपना पूरा ही टाइम करंट अफेयर को ही दे देते हैं, जबकि क्वेश्चन उतने हिट नहीं हो पाते करंट अफेयर से। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। तो अपने चैनल का नाम है रियल यूपीएससी। रियल यूपीएससी, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगे तो ही। ठीक है। अगर इसमें कुछ इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रूडेंस आईएएस के नाम से चैनल का एक लिंक दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा आपको? जो ये पीडीएफ है हाईलाइटेड, सिर्फ वही पढ़नी है आप लोगों को। हाईलाइटेड पीडीएफ, हाईलाइटेड पीडीएफ जब पढ़ोगे तो सिर्फ वही पढ़नी है। ठीक है। अदरवाइज आपको पूरी पीटी नहीं पढ़नी है, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा। पहले ये वीडियो सुननी है, ठीक है, उसके बाद आपको वो पीडीएफ पढ़नी है। उसके बाद पीडीएफ में ही एमसीक्यू दिए हैं हमने साथ में ही। एमसीक्यू प्रीलिम्स के जो उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं वो साथ में ही है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यही होगा कि जो भी टॉपिक इस करंट अफेयर में आए हैं उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यू भी कर लोगे, पीवाईक्यू साथ में कर लोगे। और साथ में ही हमने पेरिफेरियल नॉलेज भी काफ़ी दी है, यानी कि टॉपिक के चारों तरफ की नॉलेज, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये एक यूनिक वे है, ऐसा कोई भी नहीं करवाता होगा पूरे यूट्यूब पे। तो आपको बिल्कुल एकदम से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिलेगा और बहुत ही कम टाइम में, और जो कि टोटली पीवाईक्यू के बेस पे होगा। ठीक है। उस डायरेक्शन से हमें डाइवर्ट नहीं होना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये ज्ञान बहुत हो चुका है, अब असली के ज्ञान पे आते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें टॉपिक कितने हैं। जो मेजर टॉपिक हैं वो हैं 8। अब ये बताओ, ये 8 टॉपिक हैं इलेक्शन से लेकर लास्ट तक, यानी कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जो ये करंट अफेयर बनती है ये भी पीवाईक्यू के बेस पे ही बनाते हैं ये लोग। ठीक है। हमने थीम आइडेंटिफाई की थी, आपने थीम वाली वीडियो पता नहीं देखी है या नहीं पॉलिटी की। अगर आपने वो देखी है, नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, अदरवाइज आपको पता चल जाएगा कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्शन की भी हमने एक थीम बताई थी जो कि हमारी मिनी थीम में थी। पार्लियामेंट की हमने सबसे इंपॉर्टेंट थीम बताई थी। ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन ये भी मिनी थीम थी। जुडिशरी थीम नंबर 4 थी। ठीक है। वहीं से सारे इन्होंने करंट अफेयर भी वहीं से बनाए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के।
तो सबसे पहले जो है, पहली जो न्यूज है वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब इसमें पूछ क्या सकता है, देखो, और आज तक क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा क्या है और आगे क्या पूछ सकता है, सारा खेल इसी का है। PYQ जो है क्या आए हैं इससे रिलेटेड, और जो आज तक है वो क्या पूछा है, ठीक है। जैसे हमारा एक सेक्शन खत्म होगा उससे रिलेटेड हम PYQ के पीछे करा देंगे साथ में। साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कब से डिबेट चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, उसका जो बिल है वो पास हो चुका है। और उस अमेंडमेंट बिल था वो 129, ये एक फैक्चुअल है, फैक्ट वो डाल सकता है। और इसके साथ साथ कुछ आर्टिकल इंट्रोड्यूस होंगे, पॉलिटी में आपको आर्टिकल याद रहने बहुत जरूरी है। तो एक नया आर्टिकल है, आर्टिकल 82A, ए का मतलब है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से ये ऐड किया है, ठीक है। तो इलेक्शन जो कमीशन है वो साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ। इलेक्शन कमीशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है वो एक साथ कंडक्ट करेगा, ठीक है। और जो टर्म है वो भी एक साथ ही एंड होगा सभी का। तो इसलिए ये नया आर्टिकल 82 में अमेंडमेंट किया गया है। एक आर्टिकल और है इंपॉर्टेंट, वो है आर्टिकल 83, ठीक है। ये डिफाइन करता है अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म या जनरल इलेक्शन को। तो ये एक नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो, क्योंकि आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद करने। और उसके बाद अमेंडमेंट आर्टिकल 172 और 329। अब आर्टिकल 172 क्या डिफाइन करता है, अनएक्सपायर्ड जो टर्म है और जो फुल टर्म है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कब तक की होगी। और आर्टिकल 327 पार्लियामेंट की क्या पावर है लेजिस्लेचर के इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी पॉलिटी की, फैक्चुअल की। जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही दिन में सारे इलेक्शन हों, ये याद रखना, स्टेटमेंट आ सकती है। उसका मतलब है सब इलेक्शन एक साथ हों, चाहे वो फेजिज में हो चाहे कभी भी हो, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, फैक्ट ये भी पूछ सकता है कि इससे पहले कितनी बार हुए हैं। इससे पहले हुए हैं एक 1951, 52, 57 के भी एक साथ हुए थे, 62 के भी एक साथ हुए थे और 67, यानी कि 4 बार अब तक एक साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन हुए हैं, यानी कि लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। साइकिल डिसरप्ट क्यों हुआ, क्योंकि कई जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो प्री मैच्योर डिजोल्व हो गई 1968-69 में, ठीक है। तो जिस वजह से जो ये साइकिल है वो डिजोल्व होता चला गया। अब इसके लिए रिकमेंड किस किस ने किया है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिकमेंडेशन तो पता नहीं कितनी लाखों हैं, हम उनको थोड़े ना पढ़ेंगे। तो ये था इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब जब इलेक्शन से रिलेटेड बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताइए, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, वो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है उन क्वेश्चन का, कमेंट बॉक्स में, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ में आपकी इंगेजमेंट भी एक्टिव रहे, ठीक है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन से आर्टिकल में है। और सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है, आर्टिकल उसका बताना है और पार्ट बताना है, ठीक है। वो जो है कितने मेंबर की बॉडी है, क्या वो स्टार्टिंग से ही 3 मेंबर की बॉडी थी, ठीक है। और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे और अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद एक PYQ ये आता है, इलेक्टोरल जो रिफॉर्म है, जैसे नोटा कब इंट्रोड्यूस हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। 1996 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो 2 से इलेक्ट हो सकते थे या 3 से या 4 से, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पेरिफेरल नॉलेज। जो फर्स्ट लोकसभा थी उसमें कितनी वोमेन्स थी, और फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये सारी मैं बता रहा हूँ। अभी मुझे ये सारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम टाइम में ये कवर करना है, लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उन सब का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट टॉपिक जो था 1.1 वो खत्म कर लिया। अब आ गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूज में ये क्यों है। कैग जो है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 से 151 तक, ठीक है। इसने अपनी कर्नाटका की रिपोर्ट में ऑब्जर्व किया है कि जब हम डिस एम्पावरमेंट कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को, उससे जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है वो डिले होते जा रहे हैं, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के में है, ठीक है, याद रखना। वो क्या करवाता है, जो स्टेट्स में लोकल बॉडी के इलेक्शन है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके जो इलेक्शन है पंचायती राज के और अर्बन लोकल बॉडी के, वो सब स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। 73rd 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो हमने पंचायती राज जो एक्ट है वो लेके आए थे हम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के में मेंशन है, ये देखो ये रहा 243 के में, ठीक है। ये के में है किसका, पंचायत का, और म्यूनिसिपैलिटी का 243 ZA में, 243 ZA में, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो।
और इसको याद करने के साथ में हम ट्रिक भी बताते रहेंगे। 243 इलेक्शन, के का मतलब इलेक्शन, इलेक्शन के आता है ना बीच में, तो इसमें भी के आएगा। ऐसे करके कुछ भी तिगड़म लगा के आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब ये फंक्शन वंक्शन हमें पता ही है क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिकल था। उसके बाद क्या है, म्यूनिसिपैलिटी जो है, म्यूनिसिपैलिटी जैसे 243 से लेकर 243 ओ तक तो है पंचायती राज। अब मुझे बताओ म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद ये कौन से पार्ट में है, पार्ट बताओ मुझे। म्यूनिसिपै ये जो पंचायती राज है, म्यूनिसिपैलिटी है, और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, वो कौन से पार्ट में है, उसके बाद वो कौन से शेड्यूल में है। ठीक है, पार्ट तो मैंने लिख दिया 9, 9A, 9B। 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, 9A में म्यूनिसिपैलिटी, 9 में पंचायती राज। उसके बाद शेड्यूल कौन से शेड्यूल में है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी है नीचे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन कमीशन की बात आ गई। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने किशोर चंद्रा, किशोर चंद्रा राठौर केस में क्या बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हैव पावर टू रिव्यू द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इफ एन ऑर्डर इज मैनिफेस्टली अर्बिट्रेरी। अगर अर्बिट्रेरी ऑर्डर है तो डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर हैं उसको भी रिव्यू किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ है। ठीक है, तो जो डिलिमिटेशन है वो होता क्या है, सबसे पहले ये देख लो। डिलिमिटेशन होता है सीटों को फिक्स करना, सीटों को फिक्स करना और बाउंड्री। जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कितनी सीट होंगी, जैसे मान लो कोई स्टेट है हरियाणा, इसमें इतनी पॉपुलेशन है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कितनी लोकसभा की सीट होंगी, कितनी राज्यसभा की होंगी। ये सब काम किसका है, डिलिमिटेशन कमीशन का है। ठीक है, तो इसी काम को करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम डिलिमिटेशन कमीशन है, जो कि आर्टिकल 82 में आती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट इसको एस्टेब्लिश कर सकती है। तो जो ये कमीशन है वो अब तक 4 बार बनाया गया है। ये यूपीएससी का क्या है, पीवाईक्यू है। अब तो 1952 में, 63 में, 73 में, 2002 में, ये मेरे नोट्स में ऐसे के ऐसे लिखा है, तो आप भी इसको याद रखो। उसके बाद ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, ये बात भी याद रखने की, और इसके डिसीजन फाइनल होते हैं। ये भी है, चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कोर्ट में, तभी तो ये वो किया था। ठीक है, तो और जो ये ऑर्डर हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में रखे जाते हैं, बट इनके ऊपर इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या तो रिटायर हो या करंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसका चेयरमैन होंगे। ठीक है, उसके बाद कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर, जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको भी नॉमिनेट करें। ठीक है, उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उस स्टेट का जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ। ठीक है, तो उसका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई अदर इलेक्शन कमिश्नर, या फिर जज, चीफ जस्टिस, या फिर कोई भी अदर। ठीक है, तो ये है डिलिमिटेशन कमीशन, आर्टिकल 82 में। अब मुझे बताओ, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव और असेंबली के लिए या फिर मतलब कि राज्यसभा लोकसभा के लिए पता चलेगा, लेकिन पंचायती राज का डिलिमिटेशन कैसे होता है, बताओ किसके हाथ में होता है, बताइए मुझे। ठीक है, अब मुझे एक डिलिमिटेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात और पूछनी है आप लोगों से। जो डिलिमिटेशन है उसमें कौन सा आर्टिकल, कौन से अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट से सीट फिक्स की गई है। ठीक है, 81 से 87 तक 2 अमेंडमेंट है, मुझे बताइए कौन कौन से अमेंडमेंट है और उसमें कौन सा क्राइटेरिया सीट फिक्स का है। ठीक है, नेक्स्ट है ईवीएम और वीवीपैट। ठीक है, ईवीएम और वीवीपैट, जो एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस ईसीआई एंड अनदर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिसमिस कर दिया रिक्वेस्ट कि फुल क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए ईवीएम डाटा का, किसके साथ, वीवीपैट के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लो ईवीएम में हमने जितने भी वोट डाले उसको हम उन पर्ची के साथ मिलान करें। अब देखो स्टार्टिंग में ईवीएम क्या एक मशीन होती है, ईवीएम क्या एक मशीन होती है जिसमें 3 यूनिट होती है, एक होती है बैलेट यूनिट, एक होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है वीवीपैट। अब जैसे जो वीवीपैट होती है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने वोट जिसको डाला है वो उसी पे गिरा है, एक पर्ची सी निकलती है उसपे नाम लिखा होता है कि आपका वोट कहाँ गया है। जो बैलेट यूनिट होती है उसमें 16 बटन होती है, ये कोई काम की तो नहीं है, मतलब इतना याद रखना इसको, लेकिन वैसे देख सकते हो नॉलेज के लिए। और जो कंट्रोल यूनिट है उसको मास्टर यूनिट भी करते हैं, ये कहते हैं, ये पोलिंग स्टेशन, पोलिंग ऑफिसर के पास रहती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो फुल्ली डिप्लॉय हुई है ईवीएम, वो जो जो 2019 के इलेक्शन में वीवीपैट को पूरी तरह से डिप्लॉय किया गया है। वीवीपैट को गोवा फर्स्ट स्टेट बना है जिसने वीवीपैट का ईवीएम के साथ यूज किया है। और 2017 के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में ईवीएम जो है वो दो ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं, एक है
मतलब कि BHEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है, और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है। तो ये दोनों मिनिस्ट्री करती हैं, मिनिस्ट्री सॉरी कंपनीज करती हैं जो कि इन मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था ईवीएम से रिलेटेड, फर्स्ट स्टेट कौन सा था जहां ईवीएम से स्टेट पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए। तो ये एक बार ईवीएम की जर्नी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1982 में ईवीएम फर्स्ट यूज हुई असेंबली के बाई इलेक्शन में केरला में। 1989 में आरपी 1951 ने क्या किया, अमेंड किया ईवीएम के यूज को। ठीक है, ईवीएम का यूज कर सके इसलिए हमने आरपीए में क्या किया, बदलाव किया। जनरल इलेक्शन के लिए ईवीएम को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, एंड हैव बीन यूज्ड इन ऑल इलेक्शन। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया वीवीपैट का यूज सुब्रमण्यम स्वामी के केस में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2019 का ये इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि 5 ईवीएम है जो उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन होगी वीवीपैट के थ्रू। ठीक है, सबकी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फिर टाइम लगेगा। नेक्स्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1960 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेट असेंबली जो है केरला में, वहां पे। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन की डिक्लेयर करता है कि इस दिन से इलेक्शन है, वहीं से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हो जाता है और लास्ट तक रिजल्ट तक रहता है वो कंटिन्यू। तो जो डायरेक्टिव इशू करता है, जो एडवाइजरी इशू करता है, जो मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी को बोला जाता है गाइडलाइंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 324 में है, जो कि पावर सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेचर के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। और एक्टिविटी प्रोहिबिटेड क्या क्या होती है मॉडल कोड ऑफ, क्योंकि अब इलेक्शन हुए हैं तो जो एग्जाम होगा वो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले तो क्या है, नो पॉलिसी और प्रोजेक्ट ऑफ स्कीम कैन बी अनाउंस दैट कैन इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया, मुझे पता है 15 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं, मैं 15 सितंबर के बाद मान लो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, अगर मैं 10 अक्टूबर को या फिर ये अनाउंसमेंट कर दूंगा कि सबको फ्री में इतना मिलेगा, ये मिलेगा, तो ऐसी स्कीम है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हम पब्लिक एक्सपेंचर पे। और प्रोहिबिशन और किस किस का है, अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते गवर्नमेंट में या पब्लिक अंडरटेकिंग में। ठीक है, पब्लिक मीटिंग। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ पोल से पहले होल्डिंग ऑफ पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग 48 आवर पीरियड बिफोर दी आवर क्लोजिंग ऑफ पोल, वो नहीं कर सकते। बैन है गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे, जैसे ट्रांसपोर्ट मशीनरी गवर्नमेंट की यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद मिनिस्ट्री या फिर कैंडिडेट्स जो हैं ग्रांट नहीं सैंक्शन कर सकते या पेमेंट किसी भी फंड से। ठीक है, ध्यान रखना ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है। बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, वो स्टेचुटरी बैकिंग उसके पास नहीं है। नेक्स्ट है लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन, तो अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के इलेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखनी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांस हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनता रहिएगा। तो जो लोकसभा इलेक्शन है वो सबसे पहले तो 5 साल में लोकसभा डिजोल्व होती है फर्स्ट मीटिंग के, लेकिन अपने आप भी डिजोल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली, और प्रेसिडेंट भी कर सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इमरजेंसी के टाइम पे हमें पता है कि 1 साल के लिए इसका जो टेन्योर है वो बढ़ जाता है, बट हमें एक्सटेंशन लेनी पड़ती है, बार बार उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। उसके बाद आर्टिकल 324 से 329 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पार्ट 15 में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था लोकसभा से रिलेटेड जो इलेक्शन है उसके बारे में। तो प्रेसिडेंट पहले भी लोकसभा को डिजोल्व कर सकते हैं अगर उनको लगे तो। ठीक है, 5 साल होने से पहले, और इसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखना। ठीक है, अब ये कौन सी लोकसभा है मुझे बताओ, विच लोकसभा इज दिस, और इससे पहले कौन सी लोकसभा थी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 329 बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वोक कर दिया आर्टिकल 329 बी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, बिफोर सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट जुडिशियल इंटरवेंशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई भी जुडिशियल इंटरवेंशन ना हो, तो ये आर्टिकल इन्वोक करता है जो ये मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो। ठीक है,
आर्टिकल 329 क्या होता है? नो इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी क्वेश्चन एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पेटिशन फाइल्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ मेड बाय अपॉइंटमेंट लेजिस्लेचर। जिस तरीके से लॉ बनाया गया उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन पेटिशन फाइल की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। बस इतना ही पढ़ना है इसमें, ये कुछ नहीं है बाकी। नॉमिनेशन इन इलेक्शन, इलेक्शन में जो नॉमिनेशन है, एक कैंडिडेट को अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिया गया नॉमिनेशन, क्योंकि जो अपोजिट था उसका कैंडिडेट जो उसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा था, उसका रिजेक्ट हो गया नॉमिनेशन पेपर, तो वो अपने आप ही मतलब कि वो इलेक्ट हो गया नॉमिनेट, मतलब नॉर्मली, ठीक है, अनअपोज्ड। अब देखो जो कैंडिडेट है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से, उसके पास एक प्रपोजर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और जो रिकॉग्नाइज से नहीं है उनके पास 10 प्रपोजर होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्शन एक थीम है, इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें आ सकती हैं, और कुछ नहीं है इसमें आगे। रीपोलिंग, रीपोलिंग का कहाँ कब कब हो सकती है रीपोलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल कैलेमिटी या वोलेंस हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए वोटिंग मशीन का, ठीक है, काउंटरमैंडिंग ऑफ इलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ बूथ कैप्चरिंग हो जाए, डेथ हो जाए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी की, नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी की, तो रीपोलिंग होती है। तो मणिपुर और अरुणाचल में हुई है। ये नहीं पूछेंगे कहाँ हुई है, लेकिन ये पूछ लेंगे कि किस किस वजह से हो सकती है, तो ये रीजन हो सकता है। साइलेंस पीरियड क्या होता है? तो जहाँ पे जो ये लोकसभा इलेक्शन हुए वहां पे साइलेंस पीरियड देखा गया। ये क्या है? बैन होता है पॉलिटिकल कैंपेनिंग पे बिफोर वोटिंग, 48 आवर ना कैंपेनिंग नहीं कर सकते, तो उसी को साइलेंस पीरियड बोला जाता है, ठीक है। उसमें ज्यादा वो मेंशन नहीं है। उसके बाद है वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें क्या है कि जो एक कैंडिडेट है वो सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही चुनाव लड़ सकता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। तो पहले तो कितनी से भी लड़ सकता था, ठीक है, पहले कितनी से भी लड़ सकता था, कोई लिमिट नहीं थी 1996 तक, ठीक है। चौधरी देवीलाल ने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था 1991 में, याद रखना, और ये PYQ भी आया हुआ है। लेकिन 1996 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें बार लगा दिया गया कि 2 से ही लड़ सकता है, और एटलीस्ट 1 पे फिर बाई इलेक्शन होगा, क्योंकि एक तो 2 पे हो नहीं सकता। ये सेक्शन वैक्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है RPA के, इसको काटो, बस इतनी बात पता होनी चाहिए। होम वोटिंग क्या होती है? फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया फैसिलिटी होम वोटिंग की 2024 के जो इलेक्शन है, ठीक है, सो दैट कोई भी वोटर जो है वोटिंग करने से ना रहे। अब ये किन लोगों के लिए है? तो इसके अंदर में क्या, जो वोटिंग है वो होम से की जाती है पोस्टल बैलेट के थ्रू। फुल कॉन्टिनमेंट पोलिंग स्टाफ होता है वहाँ पे, सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, सिक्रेसी रखी जाती है वोटिंग की। बेनिफिशियरी क्या है? PWD, जिसका 40% डिसेबिलिटी है वो कर सकता है, और जिसकी एज 85 से ऊपर है वो कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। एक स्वीप है, इसको याद रखना, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसमें इंगेज PWD और जो फ्रेंड फैमिली पोलिंग ऑफिशियल ये सब होते हैं, तो इसके थ्रू हो सकती है वो। ईज ऑफ वोटिंग बाय बोलिंग फॉर्म एम, जैसे ना फॉर्म एम किसके लिए होता था? ये होता था कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं उनके लिए, अब वो खत्म कर दिया गया, ये याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। स्पेशल वोटर होते हैं, सर्विस वोटर होते हैं, जैसे जो लोग ड्यूटी वगैरह पे बाहर जाते हैं, पुलिस ऑफिशियल। देखो सर्विस वोटर कौन कौन होते हैं? पुलिस ऑफिशियल जो स्टेट से बाहर जाते हैं, आर्म्ड फोर्स के लोग हुए, ठीक है। जो एम्प्लॉयड है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आउटसाइड इंडिया, वो हुआ, ठीक है। तो मेंबर ऑफ फोर्स टू विच आर्मी एक्ट 1950 इज एप्लीकेबल, ये सारे सर्विस वोटर हैं। एक है फॉर्म 17C, इनको सिर्फ एक लाइन में देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है किसके बारे में? एलिजिबल वोटर असाइन टू बूथ एंड इलेक्टोरल इन द रजिस्टर ऑफ वोटर, वोटर हु डिसाइड नॉट टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी, वोटर नॉट अलाउड टू वोट। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट को टोल्ड सुप्रीम कोर्ट द रूल डू नॉट परमिट शेयरिंग फॉर्म 17C डाटा। इस 17C के फॉर्म में ना डाटा होता है कि वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता पोलिंग ऑफिशियल, ठीक है, क्योंकि इसमें किस किस का डाटा होता है, कितने लोगों के वोट पड़ने हैं, कितने लोग अलाउड हैं वोट के लिए, कितने अलाउड नहीं हैं, कितने वैलिड वोट हैं। और सेकंड पार्ट क्या कंसर्न करता है? नेम ऑफ कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन, और टोटल रिसीव कितने हुए, जैसे जो जो कैंडिडेट होते हैं ना इलेक्शन, जो मतलब कि इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है ब्रेल सिग्नेज। ब्रेल सिग्नेज क्या है? जो भी मतलब ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए, सो दैट वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है, उनके लिए ब्रेल सिग्नेज एक लैंग्वेज होती है उनकी,
उसमें वोटिंग मशीन पे लिखा होता है, तो ये तमिलनाडु में ऐसा हुआ है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्शन वाला। अब इससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्या क्या है, यूनिक चीज क्या है हमारी, कि हम साथ में पीवाईक्यू भी करवा रहे हैं उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो 5 साल के पिछले जो पीवाईक्यू हैं वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमें पता ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो गाइडलाइन इशू करता है पॉलिटिकल पार्टी को, वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद है, ये क्या है, ये स्टेचुटरी नहीं है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, वॉलंटरी एग्रीमेंट है, फॉलोड इन 1968। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए क्या क्या इंक्लूड है, जैसे डिटरमाइनिंग इलेक्शन शेड्यूल फॉर पोल्स, ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डिसाइडिंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल। ठीक है, ये तो सारी ही चीज हैं, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल भी बनाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, रिकॉग्निशन भी देना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को, और इलेक्शन। अब मुझे बताइए, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है, नेशनल लेवल पे अगर किसी को नेशनल पार्टी बनना है, तो उसको कौन सी कंडीशन होती है उसके लिए, वो बताइए। जैसे मतलब इतने परसेंट वोट होने चाहिए, इतनी सीट होनी चाहिए, वो बताओ। और स्टेट पार्टी के लिए क्या क्या होता है, जितना आप कमेंट में लिखोगे आपको उतना ही याद होगा आपको भी। ठीक है, उसके बाद जो सिंबल दिया जाता है वो सिंबल ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, याद रखना। विद रेफरेंस टू द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के? नहीं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कौन भाग लेता है, सिर्फ इलेक्टेड लोग। किसके, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। और वो यूटी और स्टेट दोनों की असेंबली है स्टेट लेजिस्लेटिव। प्रेसिडेंट में बोल रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट में कौन लेता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के और राज्यसभा के, वो भी सारे लोग, इलेक्टेड नहीं, सारे। और हटाने में, तो ये सारी चीजें मुझे बताओ, इम्पीचमेंट में कौन कौन भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। तो यानी कि फर्स्ट इनकोरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट राइट टू वोट इन इंडिया। क्या है राइट टू वोट, एक नॉर्मल राइट है राइट टू वोट। ठीक है, तो एक लीगल राइट है। ठीक है, राइट टू वोट क्या है, एक लीगल राइट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके बाद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल में तो मेंशन है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के करती है इलेक्शन कंडक्ट। सही है, ये भी तो सी आ गया। तो इस तरह से हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। आगे चलते हैं हम टॉपिक नंबर 2 पे, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इसकी क्या क्या फंक्शनिंग है ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, तो 50 साल हो गए 1975 में जो इंटरनल बेस पे इमरजेंसी लगी थी। नेशनल इमरजेंसी के दो टाइप होते हैं, तो वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे। एक होती है इंटरनल इमरजेंसी, इस वर्ड को अब रिप्लेस कर दिया उसको आर्म्ड रिबेलियन से। ठीक है, तो दो बार तो लगी, एक बार तो लगी इंटरनल वाले से 1975 में 25 जून को। असैसिनेशन डे भी शायद इसको कुछ डिक्लेयर कर दिया है। और जो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगी है वो दो बार लगी है, ये एक बार लगी है, टोटल 3 बार लगी है। एक तो 1962 के वॉर में, 1965 के वॉर में, और ये 1975 में। ठीक है, तो ये है। अब जब बात इमरजेंसी की आ गई, देखो चीजें सारी स्टैटिक हैं, नाम इसका करंट अफेयर है लेकिन चीजें क्या है, स्टैटिक है। अब इमरजेंसी 3 टाइप की हमारे में मेंशन है, नेशनल, प्रेसिडेंशियल और फाइनेंशियल। तो अब मुझे बताओ, ये आर्टिकल मेंशन नहीं है लक्ष्मीकांत में, मेंशन है 352 360। ये मैं पार्ट मेंशन नहीं है, ये मेंशन है। ये कहाँ से ले गई है इमरजेंसी, जर्मनी से ले गई है, ये भी मेंशन है। तो वहां से पढ़ो ना, यहाँ से तो चलो आपका रिवीजन हो रहा है, इसलिए बोलता हूँ स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, हर 6 महीने में उसको अप्रूवल करना होता है, और ये इनडेफिनेट टाइम तक लग सकती है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने वाला रूल कहाँ से आया, ये 44th अमेंडमेंट से आया। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगाने में, हटाने में नहीं, याद रखना। ठीक है, रिवोकेशन प्रेसिडेंट भी कर सकता है और लोकसभा भी सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है, इसको हटा सकती है। ठीक है, तो क्या क्या मतलब कि पहले ना 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनके बाद जब 1978 44th अमेंडमेंट आया था उस टाइम पे
जनता पार्टी गवर्नमेंट बन चुकी थी तो उन्होंने कुछ चेंज कर दिया था, तो रिटर्न अप्रूवल की जरूरत अब पढ़ने लगी है, पहले नहीं पढ़ती थी, यानी कि इस अमेंडमेंट में रिटर्न अप्रूवल कर दिया। फंडामेंटल राइट कभी डिसमिस नहीं होंगे, आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग 20 और 21 के जो फंडामेंटल राइट हैं वो कभी भी डिसमिस नहीं होंगे। और आर्टिकल 358 किसके डिसमिस की बात करता है? आर्टिकल 19 की। ठीक है, याद रखना ये भी चीज। उसके बाद टर्म लोकसभा का 5 साल कर दिया, 5-6 साल से। ठीक है, अमेंड करके आर्टिकल 83 और 172 को। उसके बाद है रिमूवल, आर्टिकल 275A। ठीक है, तो इसने पावर दे देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है अपने जो फोर्सेज हैं उसको। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू तो हो ही सकता है, वहां पे नहीं था, 42 में तो नहीं था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सारी पावर का सेंट्रलाइजेशन कर लिया था, जो हमारी रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट है एंटी डिफेंशन लॉ। क्या ये स्टैटिक नहीं है? इसके ऊपर चैप्टर नहीं है, 4 कंडीशन होती हैं। कब आया था? 52nd अमेंडमेंट से आया था 1985 के अकॉर्डिंग। हाँ, आराम गया राम। तो ज़्यादा लोग चेंज कर रहे थे तो इसीलिए आया था। 91st अमेंडमेंट में क्या कर दिया, 1/3 की जगह क्या कर दिया, 2/3 कर दी मेजोरिटी। ठीक है, अब 2/3 से अगर मर्जर है तो वो अलाउड है। वो 4 कंडीशन आपको याद है किस वजह से? एक्सेप्शन क्या है? 2/3 वाला एक्सेप्शन, एक स्पीकर है वो कहीं भी ज्वाइन कर सकता है, उसकी मेंबरशिप रद्द नहीं होगी। वो 4 क्या क्या है? वॉलेंटरी गिव कर सकता है पार्टी को, अब्सेंट हो जाए अगर, मतलब पार्टी ने इशू कर रखी हो, मतलब कि एडवाइजरी, और वो हो जाए। और इंडिपेंडेंट मेंबर अगर ज्वाइन कर ले पॉलिटिकल पार्टी को, वो तब भी। और नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने बाद ज्वाइन करे, 6 महीने तक ज्वाइन करे तो उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी, 6 महीने बाद करेगा तो जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये सारी स्टैटिक हैं, ये स्टैटिक हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। देखो, फाइनल डिसीजन एंटी डिफेक्शन लॉ में कौन करता है? स्पीकर। तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कितनी देर में करे। हालांकि इस केस में बोला था मेगा चंद्रा केस में कि स्पीकर को 90 दिन में कर देना चाहिए, 3 महीने में, बट ऐसा है नहीं। और ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर में भी आता है, ये याद रखना कि हो तो होलोन केस में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। होता क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? अब ये न्यूज में क्या था, एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी रिट पेटिशन चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 10th शेड्यूल की, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर रही थी तो उसको डिसमिस कर दिया। अब वैसे तो ये कोई न्यूज नहीं है, लेकिन ये क्यों लिखा फिर भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये PYQ में आया हुआ है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। Experts in India have called to consider proportional representation for Lok Sabha and state election instead of FPTP। जो अभी इलेक्शन होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं? FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें जो सबसे ज्यादा वोट ले जाता है वो विनर हो जाता है। लेकिन एक्सपर्ट ने बोला है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ले आओ लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन के लिए। अब ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है? इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थीम इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो ये एक्सपर्ट की भी बात है। एक्सपर्ट तो पता नहीं कल को क्या बोल देंगे, अब एक्सपर्ट पे थोड़े जाएंगे। तो इसलिए हमें ये जरूरी है कि मतलब कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और जो FPTP है उस सिस्टम के बीच में डिफरेंस जरूरी है। अब मुझे बताओ, पंचायती राज के जो इलेक्शन है वो क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं, FPTP से होते हैं? मुझे बताओ, FPTP और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? कंट्री को छोटी छोटी ज्योग्राफिकल यूनिट में डिवाइड करता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है या डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। कौन? FPTP। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक बहुत बड़े एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। इंटायर कंट्री भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही बंदा रिप्रेजेंटेटिव होता है। मान लो हिसार लोकसभा से कौन होगा, मान लो एक ही होगा वहां से जो जीतेगा, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा हो सकते हैं, किसमें? प्रोपोर्शनल में। तो वोटर जो वोट है कैंडिडेट के लिए करते हैं, किसमें? FPTP में। कैंडिडेट के लिए हम भी तो डालते हैं वोट, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने किसके लिए वोट डाला है। ठीक है, हम ऐसे थोड़ा करते हैं कि सिर्फ पार्टी के लिए डालते हैं, वहां पार्टी के लिए वोट डालते हैं। इसके लिए पार्टी के लिए कि BJP कांग्रेस ऐसे करके, जो जहां भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वहां पार्टी के लिए वोट डालते हैं। जीतता कौन है? जो 50% से ज्यादा वोट ले जाता है। ठीक है, मतलब कैंडिडेट, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, जो विनिंग कैंडिडेट होता है वो जो ज्यादा वोट लेता है, ये जरूरी नहीं है कि वो 50% ले, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ईच पार्टी गेट सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट इट रिसीव। क्या वोट रिसीव करती है उसके परसेंटेज में ये जीत, वो उसको उतनी ही सीटें मिलती हैं। US, UK, कनाडा, इंडिया में क्या FPTP है? जैसे इंडिया में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव में FPTP है। उसके बाद क्या है,
इजराइल और नीदरलैंड, इजराइल और नीदरलैंड, इजराइल और नीदरलैंड जो है वहां पे क्या है, इजराइल और नीदरलैंड वहां पे क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वहां पे है। उसके बाद है बेनिफिट, क्या है बेनिफिट, कॉमन वोटर के लिए आसानी से समझा जा सकता है एफपीटीपी को, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना, लेकिन इसमें स्टेबल गवर्नमेंट होती है एफपीटीपी में, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो वोटर को एनकरेज करता है एफपीटीपी, लेकिन इसमें क्या है ना, माइनॉरिटी को ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलता है फेयर, क्योंकि माइनॉरिटी वाले भी इलेक्ट होते हैं वहाँ। ठीक है, उसके बाद कंसर्न क्या है, अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ माइनॉरिटी को ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता। यहाँ पे क्या है, इससे फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर हो जाता है। तो ये सारा है टाइप, ये मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कंट्री का भी क्वेश्चन आ सकता है किस में कौन सा है, आजकल फैक्चुअल हो चुका है यूपीएससी। अब देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तीन टाइप का होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लिस्ट सिस्टम और मिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल में क्या होता है कि, ठीक है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है उसमें वोटर रैंक करता है कैंडिडेट को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं ना, उसमें प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, और एडोप्टेड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया में ये चार जगह पे एप्लीकेबल है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कहाँ कहाँ, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके बाद जो लिस्ट सिस्टम है, वोटर जो किसके लिए पार्टी करते हैं, पार्टी के लिए वोट, इंडिविजुअल के लिए नहीं करती, और पार्टी उसमें सीट लेती है, जैसे किसी पार्टी की 10 सीट आ गई, किसी की 5 आ गई, तो फिर वो कैंडिडेट अपने भेजेंगे। ठीक है, मिक्स क्या है, दोनों का मिक्स है, मेंटेन बैलेंस्ड बिटवीन स्टेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये जर्मनी और न्यूजीलैंड में यूज होता है, और इसमें क्या है, वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड थ्रू एफपीटीपी सिस्टम फ्रॉम ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, देयर आर ऑल्सो एडिशनल सीट दैट आर फिल्ड बेस्ड ऑन वेरियस पार्टी परसेंटेज। अच्छा, इसमें क्या है कि कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी आ गया, फिर कुछ सीट पार्टी से भी भरी जाती है। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी, और आप कर भी सकते हो, लेकिन आप यहाँ से ही कर लो, उसमें भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी से पीवाईक्यू आए हुए हैं, 2 से 3 पीवाईक्यू आए हैं 10 साल में। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या है, लोकसभा मूव्ड मोशन टू फॉर्म दी पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी, क्योंकि 1 साल का टेन्योर होता है। तो ओरिजिन कहाँ से होता है, ब्रिटिश से होता है। अथॉरिटी कहाँ से लेते हैं, आर्टिकल 105 से लेते हैं। एडहॉक कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, दो टाइप की होती है कमेटी। एडहॉक मतलब स्पेसिफिक पर्पज के लिए, और स्टैंडिंग मतलब परमानेंट, परमानेंट। ठीक है, जितने भी कमेटी हैं परमानेंट, वो सारी स्टैंडिंग। एडहॉक का तो जैसे रेलवे के ऊपर कमेटी बना दी किसी के ऊपर। अब कमेटी जो इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1928 में बनी थी। 1919 में जो मोंटेगू जेम्स फॉर रिफॉर्म आया था ना, उसके बेस पे मुझे बताओ, जो ये रिफॉर्म है ये क्यों जरूरी है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, डायरेक्ट की कब इंट्रोड्यूस हुआ था, सेंट्रल लेवल पे हुआ था या स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ। उसके बाद क्या है, 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से और 7 फ्रॉम राज्यसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। उसके बाद क्या है, एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी 1950 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं, याद रखना। और मेंबर कहाँ से होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं, 30 मेंबर एस्टीमेट कमेटी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेंबर एस्टीमेट कमेटी में होते हैं, और वो कहाँ से होते हैं, लोकसभा से ही। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके मेंबर याद कर लो, 30 होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था, ये बनी थी 1976 में। इसमें हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज थी 10 ईयर आफ्टर कमेंसमेंट। ठीक है, उसके बाद कमेटी ऑफ प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, प्रिविलेज से रिलेटेड है। 10 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं, और 15 मेंबर लोकसभा में होते हैं। बस इतना याद रखो, जो प्रिविलेज नहीं मिलते हैं वहाँ के एमपीज वगैरह को, उससे रिलेटेड। कैबिनेट कमेटी होती है, इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है। तो ये पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी ये चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये याद रखना। और पार्लियामेंट्री अफेयर जो की जाती है होम मिनिस्टर के द्वारा।
ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि कैबिनेट कमेटी में सिर्फ कैबिनेट के ही मिनिस्टर हों, अदर भी आ सकते हैं, नॉन कैबिनेट वाले भी, याद रखना। उसके बाद है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आर्टिकल याद रखना, इसका एक सेपरेट सेक्रेटरीट होगा इसका 187 में क्या है, इसी तरह से लेजिस्लेचर का होगा सेपरेट सेक्रेटरीट। इतने कौन याद रखेगा कि कैबिनेट सेक्रेटरीट 11th पोजीशन पे है और ये अदर सेक्रेटरी 23rd पे है। इतना ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स कौन याद रखेगा? कौन याद रखेगा? मैंने लिख दिया। फंक्शन क्या है, ये सारे ही फंक्शन है, छोड़ो। लोकसभा सेक्रेटरीट, लोकसभा है के स्पीकर के हाथ में होती है सब पावर, इसमें चेयरमैन के। ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी का टेन्योर 2 साल का होता है, बस ये याद रखो। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सिविल सर्विस बोर्ड का। ठीक है। तो प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग 2 बार करता है प्रेसिडेंट एड्रेस, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर और फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद। 86 के अकॉर्डिंग आज तक किया नहीं है एड्रेस। ठीक है। उसके बाद 87 में बोथ हाउस कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन, वो तो बता ही दिया। ओथ, तो न्यूली जो इलेक्टेड मेंबर थे लोकसभा के उनको ओथ दिला दी गई है। तो यहाँ से ओथ से याद आया, कौन से आर्टिकल में ओथ? पहले पैसे लेंगे, यानी कि पहले पैसे हैं तो थर्ड शेड्यूल में पैसे, सेकंड शेड्यूल में सैलरी, सैलरी वगैरह सेकंड में, थर्ड में क्या है? थर्ड में ओथ है, फोर्थ में राज्यसभा है, फिफ्थ में शेड्यूल एरिया है, सिक्स्थ में ट्राइबल एरिया है, सेवंथ कौन से 4 स्टेट हैं बताओ? एटीएम में मनी नहीं है, ट्रिक बता दी, एटीएम में मनी नहीं है। सेवंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेज है, नाइन्थ शेड्यूल में बताओ, नाइन्थ शेड्यूल में क्या है? 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन है, 11th शेड्यूल में पंचायती राज है, 12th में क्या है? म्यूनसिपैलिटी है। 9th शेड्यूल में क्या है? जो लॉज वगैरह, 9th शेड्यूल में जो भी लॉज हैं 1973 से पहले उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा और उसके बाद वाले पे हो सकता है, ये है 9th शेड्यूल में। अब सर ये टॉपिक भी खत्म हो गया तो इस पे पीवाईक्यू कर लेते हैं फटाफट से। Consider the following statement regarding the parliamentary privilege. The constitution had defined parliamentary privilege in detail. अच्छा इतना टाइम था इनके पास डिटेल में, बट काटो इसको। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, होगा सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू आ गया ना ये तो इसको सही कर दो। उसके बाद ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट? ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट समन्ड बाय प्रेसिडेंट। द एडजर्नमेंट ऑफ ए हाउस इज डिसाइडेड बाय स्पीकर चेयरमैन एज द केस में भी। ठीक है। एडजर्नमेंट कौन करेगा? डिजोल्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी सही है। ए प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट। प्रोरोगेशन से, हाँ सही है। प्रोरोगेशन में क्या होता है? सेशन टर्मिनेट होता है। एडजर्नमेंट में क्या है? मीटिंग टर्मिनेट होती है एडजर्नमेंट में, प्रोरोगेशन में सेशन, और डिजोल्व में पूरी लोकसभा डिजोल्व हो जाती है। प्रोरोगेशन कौन करता है? स्पीकर करता है। एडजर्नमेंट स्पीकर करता है, लेकिन जो ये डिजोल्व है, डिजोल्व ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे होता है। तो ऑल द थ्री आ गया इसका। With reference to Indian Parliament, consider the following statement. A private member bill is presented by a member of parliament who is not elected but nominated. अच्छा, गलत है ये तो। प्राइवेट मेंबर सभी माना जाता है, उन सभी को जो मिनिस्टर नहीं है। रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। आज तक पास ही नहीं हुआ, कभी नहीं पास हुआ, याद रखना। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। इट इज an enabling provision empowering the Lok Sabha and Rajya Sabha to resolve their differences. अच्छा, it is chaired by Speaker of Lok Sabha. अच्छा, the Constitution correct बताना है। The Constitution provide a joint seating in case of disagreement between two house और constitutional amendment बिल पे कभी भी joint seating नहीं हो सकती। काटो, मनी बिल पे भी नहीं हो सकती, याद रखना। ठीक है, तो 3 काट दो, 3 गया, 1 and 2 और 1 बच गया। इट इनेबल एम्पावरिंग द लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, डिफरेंस जो बिल पे होते हैं, चेयर स्पीकर करता है, सही है। स्पीकर ना हो तो बताओ कौन करता है? डिप्टी स्पीकर। अगर वो भी ना हो तो डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन कभी नहीं करता, याद रख। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउस बिफोर इट कैन बी enacted. No money bill withdrawn from Constitution of India. Finance bill required proposing new tax but no other bill is required. अच्छा, फाइनेंस बिल, बट हटो इसको। ठीक है, तो नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट इन रिकमेंडेशन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है,
ये थे PYQ इस टॉपिक से रिलेटेड। साथ में हम क्या कर रहे हैं, PYQ, ये यूनिक चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी और पेरिफेरियल नॉलेज भी मिल रही है आपको। नेक्स्ट है इश्यू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 5 से 11 में है। कौन से पार्ट में है, पार्ट 2 में है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2000 एक्ट आया था 2019 में, जिसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड जो ये 1955 वाला है, इसको अमेंड किया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने अपहेल्ड किया है 6A सिटीजनशिप एक्ट को। सिटीजनशिप एक्ट में जो 6A सेक्शन है उसको सही बताया है कौन, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था। 5 तरीके हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। डुअल सिटीजनशिप के लिए ये एक्ट नहीं बताता, याद रखना। इंडिया में है नहीं, लेकिन US, UK और पाकिस्तान में है। 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 का एक स्पेशल प्रोविजन है जो ऐड किया गया है अमेंडमेंट करके 1985 में। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है, जिसको असम अकॉर्ड बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और असम मूवमेंट के बीच में। ठीक है, इसमें उन लोगों को सिटीजनशिप दी गई है। ठीक है, इट कन्फर्ड सिटीजनशिप टू दूज हु माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश से जो लोग आए थे आसाम में। कब, फ्रॉम January 1, 1966 until 24 March 1971, यानी कि 1966 से 1971 तक जो लोग बांग्लादेश से आसाम में आए थे उनके लिए था सेक्शन 6A। तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी गई अगर वो 10 साल कंप्लीट कर सकते हैं अपॉन कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डिटेंशन एज ए फॉरेनर। सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 अमेंड करता है, इस अमेंड करके ही तो ये आया है। ठीक है, देखो अगर सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर इशू है ना, तो वो फॉरेन ट्राइब्यूनल बना रखे हैं। ठीक है, तो उसमें फॉरेन ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964, अथॉरिटी क्या है, ओनली फॉरेन ट्राइब्यूनल हैव पावर टू डिक्लेयर ए पर्सन एज ए फॉरेनर। याद रखना किसके पास है पावर, ही फॉरेन ट्राइब्यूनल के अंडर। Thus being excluded from national register of citizen in Assam does not automatically classify a person as a foreigner। अगर कोई NRC से बाहर निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉरेनर है। पावर जो फॉरेन ट्राइब्यूनल है उस पर सिविल कोर्ट की पावर होती है और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो ये काफी काफी इम्पोर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट है सिटीजन से रिलेटेड, वैसे एक ही PYQ आया पिछले 10 साल में, तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना आप लोग जब कर ही रहे हैं कॉन्टिन्यूएशन में। सिटीजन अमेंडमेंट रूल 2024, कुछ रूल में चेंज किया, जैसे अगर किसी को रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए, वो PIO होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैरिड होना चाहिए टू एन इंडियन सिटीजन, ए माइनर चाइल्ड ऑफ एन इंडियन सिटीजन, ए पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज एन इंडियन सिटीजन। ये सारी कंडीशन है यार, पढ़ लेना, काफी ये बोरिंग टॉपिक है। नेशनलिटी के लिए 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं और ये चीजें हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा याद रख लो, 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन सब रिलीजन से जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए थे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, अगर वो 5 साल पूरे करते हैं तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाती है। इसके ऊपर हल्ला इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम नहीं था। ठीक है, क्योंकि अब ये था क्यों नहीं, क्योंकि ये लोग वहाँ पे माइनॉरिटीज में है, तो माइनॉरिटी पे वहाँ पे क्या है, काफी ब्रूटैलिटीज हो रही है, तो इसलिए तो इसलिए सब हुआ था। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को OCI जो कार्ड होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको कैंसिल करने के 5 ग्राउंड है। रजिस्ट्रेशन फ्रॉड के थ्रू हो सकता है, डाई सेटिस्फेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई दिखाएगा तो, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से करवाया है, कॉन्स्टिट्यूशन से डाई सेटिस्फेक्शन है, इन इंगेजिंग विद एनिमी, दुश्मन को साथ दे रहा है कोई लोग, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सोवरेनिटी को इश्यू कर रहा है कोई सिक्योरिटी को,
ठीक है। अगर 2 साल की जेल हो जाती है 5 साल के अंदर अंदर किसी ओसीआई ओसीआई को, तो ये सब हो जाता है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डिस्पेल किया कंसर्निंग रिगार्डिंग ओसीआई कार्ड होल्डर reclassified as foreigner, confirming that the existing OCI rule remain unchanged। कुछ नहीं है ये, इसको पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेना। ओसीआई पे रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है ये देख लेना बस। ओसीआई जैसे राइट टू वोट नहीं होता ओसीआई के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होल्ड कर सकते, जैसे प्रेसिडेंट की हो गई, वाइस प्रेसिडेंट की, जज की, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी नहीं बन सकते। ठीक। नेक्स्ट है रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन। तो वाइल ग्रोइंग नंबर ऑफ, अच्छा यूएस में क्या है, रिस्ट्रिक्शन लग रही है, यहाँ बैन लग रही है डाइवर्सिटी प्रोग्राम पे, तो ये वहाँ पे इशू उठा है, तो ये यूएस से रिलेटेड बात है, हमारे से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले तो आने के ही कम चांस है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में तो एक्सप्लिसिटली अफर्मेटिव एक्शन के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलता। ठीक है। इंडिया में हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पे माइनॉरिटी के लिए डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक ये वो उनको रिजर्वेशन है। आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 15(4) और 16(4) हैं जो रिजर्वेशन के लिए बात करते हैं। रिजर्वेशन के लिए इंदिरा साहनी केस याद रखना, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है। सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, स्टेट ऑफ पंजाब और अदर्स का जो केस था उसमें कहा कि सब क्लासिफिकेशन वो परमिसेबल है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कास्ट होती हैं। तो शेड्यूल कास्ट में तो कुछ ही कास्ट हैं जो रिजर्वेशन का फायदा उठा रही हैं, तो क्यों ना उसके अंदर भी जैसे शेड्यूल कास्ट ए, शेड्यूल कास्ट बी डिवाइड कर दिया जाए, सो दैट जो बिल्कुल डिप्राइव लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सही बोला है। तो अब ये रिलेटेड है, तो सबसे पहले एनसीएसटी कौन से, एनसीएससी कौन से आर्टिकल में, 338 में, एनसीएसटी कौन से में, 338 ए में, एनसीबीसी कौन से में, 338 बी में। ठीक है, याद रखना। एनसीबीसी को 102 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल। इन सब में 5-5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन इंक्लूड करके। उसके बाद आर्टिकल 341 है इससे रिलेटेड। ठीक है। तो स्टेट मस्ट कलेक्ट डाटा ऑन इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सर्विस ऑफ स्टेट। तो ये था, इसमें ज़्यादा नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे फर्स्ट स्टेट कौन बन गया इंडिपेंडेंस इंडिया में जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया, वो है यूके, उत्तराखंड। ठीक है। लैक्स लॉ की रिपोर्ट जो है वो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से पहले है। तो वो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफाइंग इंडियन लॉ रिलेटेड टू ऑफेंस, एविडेंस एंड कॉन्टेक्ट, मुस्लिम एंड हिंदू पर्सनल लॉ शुड नॉट बी कोडिफाइड। और बी एन राव कमेटी ने भी बोला था, कोडिफाइड हिंदू लॉ विच वुड गिव इक्वल राइट टू वुमेन। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये एक्ट आए हैं जो यूसीसी के लिए बोलते हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट और जो हिंदू लॉ है वो। यूसीसी आर्टिकल 44 पार्ट 4 डीपीएसपी में है, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस, इन सब के सिमिलर लॉ बनेंगे सभी, चाहे कोई भी रिलीजन हो, सबको एक तरीके से ही करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं यूसीसी। ठीक है। उसके बाद है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी प्लेस जिसका करेक्टर 15 अगस्त 1947 को जो था वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ कुछ एग्जाम्पशन है, जैसे अयोध्या के ऊपर एग्जाम्पशन है क्योंकि उस पर डिस्प्यूटेड साइट है। उसके बाद एंसेंट मोन्यूमेंट्स पे ये आर्टिकल नहीं लग सकता। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, पेनल्टी वगैरह इसमें। उसके बाद प्रिवेंटिव डिस एक्शन कौन से आर्टिकल में, 22 में, ये याद रखना। तो जयशीला साहजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है राइट टू डिटेन, जो जिस व्यक्ति को डिटेंशन किया जाता है, टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग जो है वो इफेक्टिव जो है वो मतलब रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, किसी भी इंसान को जब ये लगे कि ये देश की सिक्योरिटी को या फिर पब्लिक ऑर्डर के लिए डेंजर हो सकता है, उसको वो काम करने से पहले ही अरेस्ट करना, विदाउट ट्रायल। ठीक है। बिना ट्रायल और कन्विक्शन ऑफ कोर्ट के उसको अरेस्ट करना। ठीक है। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों हैं वो उसके ऊपर वो बना सकती हैं, लॉज बना सकती हैं आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर भी है।
उसके बाद जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंस अगेंस्ट आर्टिकल 22 पार्ट 1, 22 पार्ट 2 के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद है जो पार्ट 3 के अकॉर्डिंग गिरफ्तार है ना, वो मतलब 22 के भी पार्ट हैं, 1 2 3, वैसे तो इतने डिटेल में जाएगा नहीं, उसको ये सारी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे 22 पार्ट 1 में राइट टू यूनिफॉर्म ऑफ अरेस्ट ग्राउंड, उसको बताया जाएगा उसको अरेस्ट क्यों किया गया। 2 में क्या है, जैसे प्रेजेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा विद इन 24 आवर। 3 में ये नहीं मिलती। 4 में क्या है, डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ रिक्वायर एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल, अगर 3 महीने से ज्यादा डिटेन रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होगा। 5 में क्या है, अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड फॉर डिटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टेस्ट डिटेंशन ऑर्डर, ये सारी चीजें हैं। तो लॉ हैं जो प्रिवेंशन डिटेंशन जिसके अंदर कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यूएपीए, कोपेसा ये 1974 का, ये सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी आई थी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट रूम is not even competent to require into reality or any case in the fact which are referenced or ground of determinant। कुछ नहीं है ये, देख लेना। पर्सनैलिटी राइट, ये पर्सनैलिटी जो राइट है, टू कंपोनेंट है पर्सनैलिटी राइट के, राइट टू पब्लिसिटी, राइट टू प्राइवेसी, खुद की इमेज को मतलब कि प्रोटेक्ट करना है, जैसे ट्रेडमार्क है या अपने जैसी जो वो है, कॉपीराइट एक्ट है वो उसके अंदर में आएगा। प्राइवेसी में आर्टिकल 21 पुट्टास्वामी केस। पर्सनैलिटी जो राइट है वो पोस्ट थॉमस पर्सनैलिटी राइट, यानी कि जब वो चीज ना हो उसके बाद भी डिफेमेशन सूट फाइल किया जा सकता है आईपीसी के अकॉर्डिंग। कोई एक्सप्लिसिटली इंटरनेशनल ट्रीटी है जो प्रोटेक्ट करे पब्लिकली। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट न्यूज में क्या है, एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी मतलब एक एक्ट है 1968 के अकॉर्डिंग, कोई भी एनिमी कंट्री है अगर उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, बस यही बात है। राइट टू बी फॉरगॉटन को सुप्रीम कोर्ट ने किसका, अंडर आर्टिकल 21 के अंडर माना है। इनर लाइन परमिट 4 राज्य में है, अरुणा मामी ऐसे करके याद रखो, अरुणाचल, नागालैंड, मामी, मिजोरम। ठीक है, और पीएपी क्या है, बार वालों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये टॉपिक इस तरह से खत्म हो गया। अब इसके पीवाई क्यों है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल पार्ट है, अमेंड की जा सकती है, सही है। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया, अमेरिकन से, नहीं नहीं नहीं, फ्रांस से, फ्रांस से लिया गया, तो 2 गलत है, ओनली 1। विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज फेडरल इन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल है, एक्सप्लिसिटली मेंशन तो कहीं पे भी नहीं है कोई भी चीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी, कभी नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द रिकॉग्निशन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये नहीं करता, वो तो बोलता है प्रोवाइड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ, ये देख लेना इसमें 2 दे रखा है इसका। फेडरल सिस्टम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द जुडिशरी, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो है ही है, बस यही है। 44 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन इन द प्राइम बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, 44th ने नहीं किया ऐसा कुछ, 42nd ने किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन 99th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज बिलीव वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सही है। ठीक है, उसके बाद है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या है, फिजिकल फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म, इसमें क्या है, सम स्टेट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि गए हैं अगेंस्ट दी सेंटर कि जो पैसे हैं उनको कम मिल रहे हैं, जो शेयरिंग है जो गवर्नमेंट का, तो वो काफी कम मिल रहा है। तो फिजिकल फेडरलिज्म मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को फिजिकल फेडरलिज्म बोला जाता है। 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 में है, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट में। ठीक है, रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे आर्टिकल 2A69 देख लेना, 269A देख लेना, 270 देख लेना। ये जो जीएसटी काउंसिल है 279A में बनी है तो वो भी देख लेना। वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मतलब सेंटर से स्टेट में पैसा आएगा, और हॉरिजॉन्टल का मतलब स्टेट में आपस में ही पैसा डिवाइड होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 279 में क्या है, ग्रांट इन एड,
ठीक है, स्टेट को जो ग्रांट दिए जाते हैं। 292 में क्या है, जो गवर्नमेंट है वो लिमिट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बाहर से लिमिट पैसे लेती है उसको पार्लियामेंट लिमिट कर सकती है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट बाहर से पैसा ले सकती है आर्टिकल 293 में। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन है। तो ये सारा इसमें सोर्स ऑफ स्टेट रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किन किन को दिया जाता है, बिहार और आंध्र प्रदेश वो डिमांड करें, इसलिए न्यूज में फर्स्ट 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पे। ठीक है, गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के बेस पे ये स्टेट ये ग्रांट करते हैं। जैसे 370 था, जैसे 371 है, ए बी सी डी ई एफ, इसके बेस पे। इसके लिए क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए। नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, नॉन वायबल होना चाहिए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन बॉर्डरिंग कंट्री के पास होता है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी या साइजेबल शेयर ट्राइबल का। ठीक है, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद है आर्टिकल 282। 282 में क्या है, इट इज एन एडिशनल ग्रांट अंडर आर्टिकल 282 विच फॉल अंडर मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन। डिस्क्रिशनरी ग्रांट, अपनी मर्जी से दे सकती है, कहीं पे कोई फ्लड का इश्यू आ गया या कुछ भी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ये ग्रांट दे सकती है। सिक्स शेड्यूल क्या है, सिक्स शेड्यूल लद्दाख ने बोला है कि हमें सिक्स शेड्यूल में ऐड कर दो। मैंने बताया था एटीएम में मनी नहीं है, सिक्स शेड्यूल में चार ही लोग हैं, मुझे पता था। ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय। मनी मतलब मणिपुर नहीं है, बाकी सही है, सभी हैं। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल में डिफरेंस क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल एरिया बोला जाता है इनको, ट्राइबल एरिया बोला जाता है। इसमें ट्राइबल एरिया में ऑटोनोमस ट्राइबल जो काउंसिल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसमें हर एक में, और इसमें क्या है, शेड्यूल एरिया काउंसिल है। ठीक है, फॉर्मेशन, न्यू स्टेट की फॉर्मेशन आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनती है, अंदर ही इंटरनल बनानी है। अगर बाहर से आए हैं कोई स्टेट, मान लो सिक्किम ऐड किया गया, वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग किया गया, ये बात ध्यान रखना। सिक्किम 66 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट है, एक बार तो नाम चेंज करना है या किसी का नया स्टेट बनाना है, एक बार तो स्टेट के पास भेजेगा। स्टेट चाहे उस टाइम मैनर में उसका जवाब दो या ना दो, लेकिन फिर प्रेसिडेंट क्या कर देगा, उसको कोई जरूरत भी नहीं है ज्यादा, और सिंपल मेजोरिटी से स्टेट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। डिस्ट्रिक्ट अगर क्रिएट करने हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैरूबेरी यूनियन केस में क्या बोला था, मतलब जैसे हम स्टेट को क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम क्या करें कि अपनी जमीन किसी और को दे दें। इसके ऊपर बड़ा विवाद हुआ था 1960 में। ठीक है, तो इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 368 को अमेंड करके ही हम वो अपनी जो टेरिटरी है किसी को दे सकते हैं। ठीक है, तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1960, जब हमने पाकिस्तान को एक टेरिटरी दी थी अपनी। ठीक है, अब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो कमीशन है वो इंपॉर्टेंट है। केदार कमीशन 1948 में, एडमिनिस्ट्रेटिव के बेस पे स्टेट बनाओ, इसने बोला था। जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और ताबिस्ता रमिया। ठीक है, इन्होंने भी रिजेक्ट किया था लैंग्वेज फार्मूला को। फैजल अली कमीशन 1953 में, चार फैक्टर कंसीडर किए थे, लिंग्विस्टिक, फाइनेंशियल, प्लानिंग और यूनिटी एंड सिक्योरिटी। फैजल अली कमीशन 14 स्टेट और 16 यूटी बनी थी, फैजल अली कमीशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। तो ये था। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो इससे रिलेटेड पीवाईक्यू है। ठीक है, 243 में क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट असाइंड टू द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ स्टेट टू लेवी टैक्स। ये पीवाईक्यू खुद से ही देख लेना, अगर कोई इशू हो तो इसमें कमेंट कर देना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जुडिशरी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल, जिसमें हम मीडिएशन कर सकते हैं। डेवलप किया गया है नालसा के द्वारा और मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी के द्वारा। ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है वो क्या है, टाइप ऑफ डिस्प्यूट, जैसे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन, मतलब कोलैबोरेटिव लॉ जो है। ठीक है, इसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर होता है। इसमें फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है, कभी भी सेटल कर सकते हैं डिस्प्यूट को। इसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी कम्युनिकेट करती है। ठीक है, और इसमें नेगोशिएशन होती है डायरेक्टली पार्टीज के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोलेबरेटिव अटॉर्नी होते हैं दोनों साइड से,
उसके बाद क्या एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, एक आर्बिट्रेशन काउंसलिंग एक्ट है 1996। उसके बाद है ग्लोबल में अलग अलग परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट बोलते हैं, हेग। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। इंडियन आईसीसी का मेंबर है या नहीं बताओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनमें से किसका इंडिया मेंबर है और किसका नहीं है बताओ। नेक्स्ट है मीडिएशन एक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया असेंट मीडिएशन एक्ट 2023 को। ठीक है, सीकिंग टू प्रमोट मीडिएशन एज ए प्रेफर्ड मोड ऑफ एडीआर। एडीआर का प्रेफर्ड मोड क्या होना चाहिए, मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब बीच में, जैसे दो पार्टियों का डिस्प्यूट हो रहा है और भी का, तो उसके बीच में मीडिएशन, इस ये एक्ट उसके लिए स्पेशल लेके आ गया है। ठीक है, तो सिविल या कॉमर्शियल डिस्प्यूट है उसको इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। इसके थ्रू कौन से डिस्प्यूट हैं जो सेटल नहीं किए जा सकते, माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये लिस्ट। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और राइट ऑफ थर्ड पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन क्या है, 120 डे के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, अगले 60 दिन और एक्सटेंड किया जा सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, 1 चेयरमैन 2 फुल टाइम मेंबर हो, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोक अदालत 75 साल हो चुके हैं इसको, 75 ईयर, 75th ईयर एस्टेब्लिशमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है लोक अदालत। स्टेचुटरी स्टेटस है जो कि 1987 के एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी, 2002 में एक्ट को अमेंड किया गया परमानेंट लोक अदालत बनाने के लिए, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए, जो कि नेचुरल जस्टिस पे बेस पे काम करती है। सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है, फाइनल होता है इसका जो डिसीजन है, बाइंडिंग होता है, उसकी अपील भी नहीं की जा सकती इसके डिसीजन के अगेंस्ट। ठीक है, केस कोई भी रेफर किया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके पास, लोक अदालत के पास। नेचर ऑफ जो केस है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, लैंड एक्विजिशन, ये अंडरटेक किए जाते हैं। फर्स्ट लोक अदालत 1982 में जूनागढ़ गुजरात में स्टेब्लिश हुई थी। फ्री लीगल एड, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी इंश्योर करती है गरीब लोगों को फ्री लीगल एड मिल जाए, आर्टिकल 21 फ्री लीगल एड इसके। आर्टिकल 39 है डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट से। कौन से बाकी तीन और ऐड किए गए बताओ कमेंट में। 42nd अमेंडमेंट 1976 से कौन से बाकी तीन और जो आर्टिकल हैं वो ऐड किए गए। उसके बाद मुझे बताओ 44 से कौन से डीपीएसपी ऐड किए गए हैं। उसके बाद मुझे बताओ 97 अमेंडमेंट से कौन से डीपीएसपी ऐड किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो 1987 में प्रोवाइड करती है फ्री और कॉम्पिटिटिव लीगल सर्विस वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ठीक है, अब ये एलिजिबल कौन कौन है, ये क्योंकि पीवाई क्यू आया था इसलिए इन्होंने इसमें दे दिया बॉक्स में बना के। अब देख लेना मेन मेन चीज इसमें, वो वोमेन और चिल्ड्रन, चाहे वोमेन की इनकम कितनी भी हो ये देख लेना। इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, मेंटली इल पर्सन है, विक्टिम है ट्रैफिकिंग का, शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब जो शेड्यूल कास्ट है, विक्टिम है मास डिजास्टर का जैसे वायलेंस का, फ्लड, रोड का, अर्थक्वेक का, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। उसके बाद है जुवेनाइल होम। उसके बाद है पर्सन हुज एनुअल इनकम इज लेस देन अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि इतनी इनकम से कम वाले फ्री लीगल एड एडवाइस ले सकते हैं। if the case is before court other than supreme court and less than 5 लाख if case is before supreme court। सुप्रीम कोर्ट के पास है तो 5 लाख से कम होनी चाहिए, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ट्राइब्यूनल सिस्टम ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला, अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्सरसाइजिंग कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 लाई बिफोर सुप्रीम कोर्ट ओनली नॉट द हाई कोर्ट। ये बोला है कि जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट ही लाई करेगी। देखो जो ट्राइब्यूनल है ना वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जा सकती है, अपील हाई कोर्ट के सामने नहीं जा सकती। उसकी कुछ अपील तो हाई कोर्ट में जा सकती हैं अगर ट्राइब्यूनल के डिसीजन से आप एग्री नहीं हो, और कुछ अपील उसकी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकती है। बस ये बात याद रखना। ट्राइब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी आर्टिकल 323 ए और 323 बी के अकॉर्डिंग पार्ट 14 में है, ये पार्ट 14 ए में है ये, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में जिनको ऐड किया गया था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ट्राइब्यूनल को ऐड किया गया था। ठीक है, अपील हाई कोर्ट में और कुछ की सुप्रीम कोर्ट में। ट्राइब्यूनल कोर्ट में क्या डिफरेंस है ये मैंने बता दिया, कौन से सवर्ण सिंह कमेटी से वो हुए थे, नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं। एक्सपर्ट जुडिशियल के साथ साथ अदर भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बेल है, बेल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो दो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है कि जो बेल है वो क्या है, जेल एक्सेप्शन है, जो बेल है वो रूल है। मतलब बेल दी जा सकती है, जेल एक्सेप्शन में ही करो, सबको जेल में मत ठूसो। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पीरियड है फॉर विच अंडर ट्रायल जो प्रिजनर है वो डिटेन किया जा सकता है वो है 1
हाफ ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मान लो 10 साल का इम्प्रिजनमेंट है तो वो 5 साल के लिए। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को बेल दी जाएगी इफ डिटेन ओवर 1/3 ऑफ मैक्सिमम पीरियड, अगर उसको डिटेन किए हुए इम्प्रिजनमेंट के 1/3 से ज्यादा पीरियड हो गया। ठीक है, बेल के टाइप हो गए रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, डिफॉल्ट बेल। ये क्वेश्चन आए हुए हैं लगातार 2 साल बेल वाले, इसलिए आ रहे हैं बार बार। एंटिसिपेटरी बेल, वहां जाने से पहले ही बेल करवा ली। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल चीजें। आगे चलते हैं। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 में आया था, ये भी ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में आया था। तो ग्राम न्यायालय अलग अलग ग्राम न्यायालय में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सिविल और क्रिमिनल दोनों जुरिडिक्शन होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है न्यायाधिकारी, जो कि हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के साथ करती है, नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन इसके लिए एक एक्ट है जहाँ पे डिफाइन है। 2 टाइप का होता है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मतलब विलीफुल, क्रिमिनल मतलब क्या है, स्कैंडलाइज करना, कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करना, प्रीजुडिशियस बनाना, इंटरफेयर करना। ठीक है, आर्टिकल 129 में ये दिया गया, आर्टिकल 215 में एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं है, इम्प्लिसिटली है। ठीक है, उसके बाद मर्सी पेटिशन। मर्सी मतलब 72 के अकॉर्डिंग पार्डनिंग पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जो कि पार्डनिंग, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंड, रिमिट, ठीक है, कोर्ट मार्शल के द्वारा। ठीक है, for an offense against any law relating to a matter to which executive power of union extend a sentence of death। उसके बाद है क्यूरेटिव पेटिशन, मतलब कि जब सब चीज मतलब कि सुप्रीम कोर्ट क्वेसीज आर्बिटर अवार्ड अगेंस्ट दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। क्यूरेटिव पेटिशन क्या होती है, जब सब चीज फेल हो जाए, जब लास्ट वाली एक पेटिशन बच जाए, लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी होती है। ठीक है, जिसकी जो रिव्यू पेटिशन है वो कैंसिल की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, बस यही है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं, मोर इफिशियंट केस होते हैं। ठीक है, सॉरी, फास्ट ट्रैक के स्पेशल कोर्ट, जो भी कोर्ट होते हैं फास्ट ट्रैक से रिलेटेड, मतलब कि केस को फटाफट से हैंडल करना है। मान लो सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है, चाइल्ड से रिलेटेड केस है, तो उसको फटाफट से, इसके लिए बनाएंगे। ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इतना याद रखना है। 0 FIR, मान लो आपने यहाँ इस थाने में FIR दर्ज करवा दी, लेकिन आप हो कहीं और से, तो आपकी FIR वहां ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं भी, तो इट रेफर टू द FIR दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। जहां ऑफेंस कमिट हुआ है वहां करवा दी, तो वो दूसरे वाले को वो कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफर। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्वोचर, इसमें क्या है, लीगल डॉक्ट्रिन है ये इंग्लिश कॉमन लॉ के अंदर, जो प्लेस करती है मैरिड वुमेन को अंडर द कवर ऑफ हर हस्बैंड, ट्रीटिंग देम एज ए सिंगल एंटिटी। ये इंपॉर्टेंट है, बस यही लाइन। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, कंफ्लिक्ट हो जाता है अगर टू लॉ के बीच में, तो देयर इंटरप्रिटेशन शुड बी इन ए वे इन विच स्पिरिट असेंस ऑफ बोथ लॉ आर मेंटेन विच इज डन बाय हार्मोनियस लॉ। दोनों लॉ के असेंस को हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये था जुडिशरी से रिलेटेड। ये जुडिशरी से रिलेटेड PYQ हैं, जो आप अच्छे से देख सकते हो PDF में, और इनको सोल्व भी कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर या बिल, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट। जैसे ना भारतीय न्याय संहिता, इसने किसको रिप्लेस किया, इंडियन पेनल कोड 1860 को। इसमें कई चीजें नई नई आई है, जैसे कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट दिया गया है, क्रिमिनलाइज किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स को, अगर हम फॉल्स प्रॉमिस करते हैं किसी वुमेन के साथ। ऑफेंस को इसने रिमूव कर दिया सेडिशन के। ठीक है, पेनलाइज कर दिया इसने, जैसे एक्साइट से सेक्सेशन करें, आर्म रिबेलियन करें, ये सब चीजें। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस किया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को। इसमें अंडर ट्रायल डिटेंशन है, अंडर ट्रायल का, उसमें वो बोला है कि 1/3 से पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा बॉन्ड पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसको भी अब मान लिया जाएगा प्रूफ। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। कृष्णा नाम की कमेटी है जिसकी वजह से ये बना है। एंश्योर करता है इंडिविजुअल राइट टू प्रोटेक्ट देयर डाटा, होता है हम अपना डाटा, हमारे पास राइट है, एप्लीकेबिलिटी है। प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया इन डिजिटल फॉर्म और इन नॉन डिजिटल फॉर्म। अप्लाई किस पे नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पज, उसके लिए नहीं होता। पर्सनल डाटा दैट इज मेड फॉर कोज टू बी मेक पब्लिकली अवेलेबल बाय डाटा प्रिंसिपल टू whom personal data relates or any other who is legal obligation। कंसेंट, इसके लिए ओनली फॉर ए लॉफुल पर्पज के लिए पर्सनल डाटा वो प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, तो
उसके बाद है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके मेंबर 2 साल के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं और एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। एक ट्राइब्यूनल भी होगा, इसके जो डिसीजन है वो लाई करेंगे विद ट्राइब्यूनल। उसके बाद है डाटा फिड्यूसरी, ये कौन होते हैं? एंटिटी डिटरमाइनिंग द पर्पज एंड मीन ऑफ प्रोसेसिंग। तो ये डाटा, ये थोड़ा सा ना जितना हाईलाइट किया उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, बाकी था नहीं। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के लिए क्या है? अलाउ ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट टू कंट्री रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद पब्लिक एग्जामिनेशन रूल 2024, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन ने क्या किया है? रूल नोटिफाई किए हैं 2024, जो कि फोर्स में है जून 2024 में। अनफेयर मीन का क्या मतलब है? कि कोई भी चीटिंग वीटिंग, ये डिफाइन है इसमें अच्छे से। ऑफेंस कोग्निजेबल होगा, नॉन वेलेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा। टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023, मल्टीपल सेक्शन है वो इफेक्ट में आ चुके हैं टेली कम्युनिकेशन में, जिसमें इंक्लूजन, सिक्योरिटी, ग्रोथ, इन सब की बात की गई है। इसने रिप्लेस किया है टेलीग्राफ एक्ट को, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1885 वाले, और वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, ठीक है। स्पेक्ट्रम किसके बेस पे होगा? ऑक्शन के बेस पे, ठीक है। राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगा और नॉन एक्सक्लूसिव होगा। प्रोटेक्शन ऑफ यूजर होगा, ठीक है। मेजर्स टू प्रोटेक्ट, जो यूजर है उनको मतलब डिस्टर्ब ना हो, ऐसे मैसेजेस वगैरह ना आए, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा इंडिया में ही हुए हैं। इंटरनेट शटडाउन के बहुत सारे रीजन है ये, ठीक है। अब ये गवर्न किया जाता है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीग्राम सर्विस रूल 2000, टेलीकॉम सर्विस रूल 2017 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ठीक है ना। तो 3 मेंबर रिव्यू कमेटी भी है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में, जो ये बनी है, और चीफ सेक्रेटरी के अंडर में स्टेट लेवल पे होती है, जो इसको रिव्यू करती है इंटरनेट शटडाउन को। अनुराधा बसीन केस में क्या बोला था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट, वो क्या है? पार्ट है हमारा किसका? मतलब इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 19(1)(a) का, ठीक है। तो उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ओवर रूल किया नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जजमेंट, ठीक है, अटेंडेड बाय लॉयर कवर्ड अंडर सीपीए 19। देखो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, ठीक है, उसने उसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की जो जजमेंट थी उसको, ठीक है। जो जिसने क्या किया था? विच रूल सर्विस रेंडर्ड बाय लॉयर, जो सर्विस है लॉयर के द्वारा दी जाती है वो आती है, जिसने कहा सीपीए, सीपीए 1986 में, लेकिन ये नहीं आती क्योंकि इसने ओवर रूल कर दिया, ठीक है। सीपीए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसने रिप्लेस किया, इससे पहले होता था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और स्ट्रेंथ किया है प्रोविजन कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनेगी, जिसमें एक चीफ कमिश्नर होगा और सच अदर कमिश्नर होंगे, जो कि प्रोस्क्राइब किए अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कंज्यूमर जो राइट है, सिक्स कंज्यूमर राइट एंड कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग, सेफ्टी, इन्फॉर्म्ड, चूज, हर्ट, सीक रेड्रेसल, कंज्यूमर अवेयरनेस। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक एडवाइजरी है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, एडवाइजरी इशू कर सकते हैं इलीगल एक्टिविटी पे। वैसे जो बैटिंग और गैम्बलिंग है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है 7th शेड्यूल में, ठीक है। ये एंट्री वेंट्री याद नहीं रखनी है। उसके बाद है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लिस्ट किया है डाइवर्जन ऑफ फॉरेन फंड फॉर कैरिंग आउट एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटी और इंसाइटिंग मेलिशियस प्रोटेस्ट एंड रिलीजियस कन्वर्जन टू डिनाई और कैंसिल एफसीआरए। एफसीआरए जो है डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। तो ये क्या है? जो बाहर से जो फंडिंग आती है उसको रेगुलेट करने के लिए एक्चुअली लेके आया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अब जो ये एक्ट है इसमें जो फॉरेन फंड है, ठीक है, इसकी डिटेल, प्रायर परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड, अगर किसी भी एनजीओ को फॉरेन फंड रिसीव करना है तो उसको प्रायर परमिशन की जरूरत होगी, आधार कार्ड मैंडेटरी है, उसके साथ रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये 4 लोग, 5 लोग ये फंड रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन? नंबर 1, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं, जो हैं वो इलेक्शन में खड़े हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जजेज और गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकते।
जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर के और मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल पार्टी या फिर देयर ऑफिस बियरर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एफसीआरए जो अकाउंट कहाँ होगा, एसबीआई की उस ब्रांच में न्यू दिल्ली में। नो फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी रिसीव्ड और डिपॉजिट इन इट, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, इसके अलावा कहीं और नहीं वो ट्रांसफर हो सकता। ठीक है, वैलिडिटी 5 ईयर होती है। ठीक है, रिन्यू करना पड़ता है 6 मंथ बिफोर वैलिड एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिडक्शन इन यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, use of fund is limited to purpose for which it was received with a maximum period of 20% to meet administrative expense। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 आया, इसने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1998 को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ग्राउंड क्या है इसमें, क्या पावर टू इंटरसेप्ट पोस्टल आर्टिकल, पोस्टल आर्टिकल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं अगर वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब उनको खोल के दे सकते हैं। फ्रेंड रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड है तो उन पे इंटरसेप्ट किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस विल नॉट अकर एनी लाइबिलिटी विद रिगार्ड टू सर्विस एक्सेप्ट लाइबिलिटी में बी प्रिस्क्राइब्ड। के बाद है पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट पोस्ट ऑफिस 1729 में स्टेब्लिश किया था। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। प्रेजेंट जो साइट है जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कलकत्ता, वो फर्स्ट साइट थी फर्स्ट फोर्ट विलियम, वादी फर्स्ट फोर्ट विलियम। तो अब है अपना सेक्शन नंबर 7 इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी जो बॉडी है वो। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अब ये सारा बिल्कुल बेसिक है, आपने अगर बेसिक अच्छे से किया है तो ये हो जाएगा एनएचआरसी। अब ये क्या है, न्यूज में क्या है, यूएन लिंक्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन डेफर्ड एक्रीडिशन ऑफ एनएचआरसी फॉर द सेकंड ईयर इन ए रो। इसने जो एक्रीडिशन है उसको डेफर कर दिया है एनएचआरसी के, क्यों, क्योंकि अच्छे से काम नहीं कर रही होगी। ये क्या करती है, जी ए ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है जो है, वो क्या करती है, मतलब कि स्टेटस देती है कि कौन सा ह्यूमन राइट कमीशन किस कंट्री का कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो इंडिया वाला अच्छे से नहीं कर रहा। एनएचआरसी ने ए स्टेटस लिया था फर्स्ट टाइम 1999 में। टू 2016 में एनएचआरसी ने का जो एक्रीडिशन है वो डेफर कर दिया गया बाय ए ईयर, आफ्टर विच इट रिसीव्ड ए रेटिंग इन 2017। ये इंपॉर्टेंट, याद रखना जरूरी नहीं है। क्यों डेफर किया गया, लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन स्टाफ एंड लीडरशिप, उसमें डाइवर्सिटी की लैक है। ये आएगा नहीं लेकिन बस एक नॉर्मल चीज है, इंपॉर्टेंट है ये GNHRI। ठीक है, 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी नेशनल इंस्टीट्यूशन की फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, तभी से उसको GNHRI बोला गया। इसमें 120 मेंबर हैं इंडिया को इंक्लूड करके, बस इतना ही याद रखना है। एनएचआरसी हमें पता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग बनी है। PHRA डिफाइन करती है ह्यूमन राइट को। इसमें जो मेंबर हैं चेयरपर्सन और मेंबर एनएचआरसी के, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और एक कमेटी के रिकमेंडेशन में, उस कमेटी के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग होते हैं उसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बहुत याद रखना। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन नहीं होते। ठीक है, दो लोग ये हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो दो चार, एक 5 और एक 6, तो 6 लोगों की जो कमेटी है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को। टेन्योर क्या होता है, एनएचआरसी जो है होल्ड करते हैं चेयरपर्सन और मेंबर 3 साल के लिए पोस्ट को और टिल 70 ईयर। ठीक है, कंपोजिशन जो है एनएचआरसी का, कितने मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं जिसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, 3 अदर मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं, नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, उसमें से एक वोमेन होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 7 डीम्ड मेंबर होते हैं, डीम्ड मतलब अलग अलग जितने कमीशन है, माइनॉरिटी, बैकवर्ड, पर्सन विद डिसेबिलिटी, SC ST, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड और वुमेन, उन सबके मेंबर। सिविल कोर्ट की तरह ये काम करता है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है CBI,
सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024 में अपहेल्ड किया है मेंटेबिलिटी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सूट अगेंस्ट यूनियन ओवर कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है सीबीआई का यूज करके, कि हमने तो जनरल कंसेंट मना किया था, क्यों बार बार सीबीआई का यूज किया जा रहा है स्टेट में। ये बात का है सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसने। तो आर्टिकल 131 क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। तो सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट है तो उसके अकॉर्डिंग ये केस फाइल किया गया। ठीक है। तो तो केसेस बाय सीबीआई डिस्पाइट रिवोकेशन ऑफ जर्नल, रिवोक कर दिया था इसने तो। ठीक है। उसके बाद है सीबीआई के बारे में है, ये संथानम कमेटी की रिपोर्ट पे बनी थी 1963 में। ये एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, याद रखना, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पावर दिल्ली पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से लेती है। ठीक है। उसके बाद जो है इसका एक डायरेक्टर होता है, बाकी 20 में स्टाफ होता है। जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है एक कमेटी करती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसका जो टेन्योर है डायरेक्टर का सीबीआई और ईडी दोनों का 2 से कहाँ कर दिया गया 5 तक, लेकिन सीधा 5 नहीं होगा, हर साल एक बार एक्सटेंड किया जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। यानी कि और ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। 2 टाइप की कंसेंट होती है, जनरल और स्पेसिफिक। दोनों कंसेंट को मना कर सकती है स्टेट अगर चाहे तो। लोकपाल, लोकपाल फर्स्ट टाइम कौन सी कंट्री थी, स्वीडन, जिसने ओम्बुड्समैन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया में भी 1968 में फर्स्ट टाइम लोकपाल के बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है। लोकपाल, रिसेंटली लोकपाल ऑफ इंडिया हैज इन ने एस्टेब्लिश किया इंक्वायरी विंग अंडर सेक्शन 11 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 टू प्रोब क्राफ्ट केसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो केसेस होते हैं उनकी जांच करने के लिए। ठीक है। लोकपाल आया किससे था, 2013 के लोकपाल एक्ट के अकॉर्डिंग आया था। मेंबर 8 होते हैं इसमें, 8 मेंबर होते हैं, 4 जुडिशियल 4 नॉन जुडिशियल, एक चेयरमैन होते हैं। ठीक है। चेयरमैन चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, फिर जज भी हो सकते हैं। ठीक है। 8 मेंबर 50% जुडिशियल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और जो अभी हैं लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष 2019 में फर्स्ट लोकपाल हैं। ठीक है। जो थे फर्स्ट लोकपाल थे, अभी कौन है, जस्टिस ए एम कानविलकर करंट लोकपाल है। ठीक है। चेयरपर्सन और मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे रिकमेंडेशन के बाद। कब अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन कौन होगा, मेंबर कौन होगा, ये अपॉइंट किया जाता है सर, एक सिलेक्शन कमेटी होती है उसकी रिकमेंडेशन पे। और इनका टेन्योर 5 साल होता है और एज 70 ईयर। ठीक है। एवरी मेंबर, ये सब इनएलिजिबल हो जाते हैं रिअपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन मेंबर की अगर टाइम बचा है तो वो चेयरपर्सन बन सकता है, बट 5 साल से ज्यादा टोटल टाइम नहीं हो सकता। कंपोजिशन, सिलेक्शन कमेटी जो होती है जो रिकमेंड करती है उसमें कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। उसके बाद इमीनिएंट जूरिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये, कमेटी से पूछ लेते हैं कौन होता है कौन नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है कमेटी। ठीक है। उसके बाद जूरिडिक्शन क्या होता है, पीएम सीएम सबकी इंक्वायरी कर सकता है, ग्रुप ए बी सी डी सबकी। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वो। ए सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन अबाउट 10 लाख, ये याद रखना, 10 लाख से ज्यादा जो। अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, एनसीबीसी 102वें अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, आर्टिकल 388 बी में है, ये मैंने बता दिया था, ये सब बता दिया था। पावर सिविल कोर्ट की होती है सभी के पास इनके, ये भी बता दिया था, एनसीएससी। ठीक है। तो 3 साल का टर्म होता है इनका। इसमें एनसीबीसी का भी 3 साल का ही होता है। नॉट एलिजिबल फॉर, मतलब कि जो इसमें होते हैं वो 2 टर्म से ज्यादा मेंबर, और जो उनका टेन्योर नहीं हो सकता। ठीक है। यूपीएससी के बारे में आर्टिकल बताओ कौन सा, यूपीएससी 315 से 323। ठीक है। आर्टिकल 316 में क्या, यूपीएससी चेयरमैन है, यूपीएससी चेयरमैन ने अभी जो पहले वाले थे उन्होंने 5 साल पहले रिजाइन कर दिया, मैक्सिमम 6 साल या 65 साल का उनका क्या होता है, जब तक वो 65 के नहीं होते, या 6 साल कंटिन्यू उनका टेन्योर होता है। ठीक है। 10 साल उन्होंने किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट में कोई काम किया हो, वो एलिजिबिलिटी है बस। इनएलिजिबल फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। ठीक है।
रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा होता है अगर वो इंसॉल्वेंट है, ठीक है। पेड एम्प्लॉयमेंट है, ये स्टैटिक नॉलेज है यूपीएससी, ये खुद कर देना चाहिए, सॉरी पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत की, लक्ष्मीकांत को पढ़ो बस अच्छे से। स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 आई आर्टिकल में है। अब याद कैसे करेंगे, आई फाइनेंस में भी क्या आता है, आई, बस आई, ठीक है। 73.243 आई आर्टिकल में वो क्या करता है, डिवोल्यूशन। 243 वाई में कौन है, म्यूनिसिपैलिटी का फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन संस्थानम कमेटी की रिपोर्ट पे बना था 2003, एक स्टेचुटरी बॉडी है, बना तो 1964 में था, स्टेचुटरी स्टेटस 1960 कब बना, बना 1964 में था, स्टेचुटरी स्टेटस 2003 के आसपास मिला इसको, ठीक है। तो इसमें जो मेंबर होते हैं, 3 मेंबर बॉडी है ये, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और 2 विजिलेंस अदर कमिश्नर होते हैं, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जिसमें पीएम, यूनियन होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ये याद रखना, इसमें लीडर यूनियन होम मिनिस्टर होता है। उसके बाद लॉ कमीशन है, मतलब कि 3 ईयर के लिए अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, 1 सितंबर से अगस्त 27 तक, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1834 में स्टार्ट हुआ था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अकॉर्डिंग लॉर्ड मैकॉले फर्स्ट थे ये, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इंडिया के एमसी स्टेवोल्ड थे, ठीक है। उसके बाद है नॉन स्टेचुटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आता है, जो कि एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आता है। उसके बाद है नीति आयोग, नीति आयोग को 10 ईयर हो चुके हैं, कंप्लीट हुए, 2015 में बना था ये। तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट गवर्निंग काउंसिल होती है किसकी, तो जिसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, सीएम ऑफ ऑल स्टेट, यूटी, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं। उसके बाद है सीईओ जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, फिक्स टेन्योर होता है। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनका रैंक होता है। उसके बाद है रिपोर्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, एसडीजी इंडिया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, सिस्टेमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये साथ ही रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये कौन सी नहीं है, 150th एनिवर्सरी है, ये 1874 में बनी थी ट्रीटी ऑफ बर्न के द्वारा। हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में, इंडिया इसका एक मेंबर है, यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। इसके पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू खुद से देख सकते हो जब पीडीएफ पढ़ो तो। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस में राई आरटीआई है, आरटीआई, ठीक है। 20th एनिवर्सरी तो क्वेश्चन आ सकता है, जून में एनेबल हुआ था और फोर्स में आया अक्टूबर 2005 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग, पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में है। इससे पहले एक एक्ट था जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। सीआईसी होते हैं इसमें मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और अदर इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये बात याद रखना। जो इनको अपॉइंट करता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जिसमें चेयरमैन होते हैं प्राइम, मतलब कि एक कमेटी होती है जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, उसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट करते हैं पीएम, ठीक है। सीआईसी और आईसी का जो टेन्योर है वो 3 ईयर का होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है पीए, पीए क्या होता है, पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। किस किस, आरटीआई किस किस के अंडर कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकती है, सब होती हैं उसमें, गवर्नमेंट, एनजीओ, ये सब बॉडी होती हैं, लेकिन कुछ सिक्रेसी होती है जिससे हम जो एग्जेम्प्ट होती है, जैसे जो सॉवरेनिटी को अफेक्ट करे, ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट करती हैं, वहां से हम इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। तो यू कैन रीड दिस। उसके बाद जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट का इन्होंने ये गल दे रखा है 2 to 6 में है। आरटीआई 2019 में अमेंड किया गया था, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई और ज्यादा, टर्म सैलरी और अलाउंस को डिटरमाइन करने की सीआईसी और आईसी के। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट 23 एग्जेम्प्ट करता है ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोजर से। आधार है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि अब ये क्यों आया, क्योंकि आधार पे पहले क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार। कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी एंड इट इज नॉट एन अथॉरिटेटिव प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, के लिए अथॉरिटेटिव प्रूफ नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी के लिए यूज किया जा सकता है, कैन बी, 12 डिजिट का नंबर होता है, यूआईडीआई के अंडर में आता है,
इट डज नॉट कैप्चर डिटेल कास्ट वास्ट से रिलेटेड। आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ना ही डोमिसाइल का, याद रखना ये बात। ठीक है, पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी है आधार की, हम इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते। 2016 में ये एक्ट आया था आधार का। की ऑब्जर्वेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आधार मेटा डाटा है वो स्टोर नहीं किया जा सकता 6 महीने से ज्यादा। आधार डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर 14-15, वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है, 14-15-19-21। आधार मैंडेटरी होगा एक्सेस सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए, बट इट कैन नॉट बी फोर्स पीपल फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट और फॉर मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन। State cannot enter into contract with private corporation for sharing of Aadhaar data as is infringing right to privacy, क्योंकि हम अपना डाटा दे देंगे तो प्राइवेसी चला जाएगा। यूआईडीआई के बारे में एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ मीटी के अंडर में है, याद रखना। ठीक है, फंक्शन तो वही है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर से जो पैसा किसको जाता है, स्टेट को जाता है, फिर वो शेयर 60% सेंटर करता है, 40% स्टेट करता है, या फिर ऐसे करके जो रेशियो होता है वो सेंट्रल सेक्टर जो होती है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें पूरा पैसा कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मिशन कर्मयोगी क्या है कि जो सिविल सर्वेंट हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, उनको और ज्यादा अपग्रेड कैसा किया जाए, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो है वो मिशन कर्मयोगी है। तो प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन राइट काउंसिल, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ एनपीसीबी, ये कुछ नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने लॉन्च 21 में एज पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, एनपीसीएससीबी। मिशन कर्मयोगी ने 3 साल पूरे कर लिए हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। 70-20-10 ये मैंडेट, 70% लर्निंग लेनी है जॉब एक्सपीरियंस से, 20% वर्किंग से और 10% प्लानिंग ट्रेनिंग से। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन 2021 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। फिर कंपोजिशन 3 मेंबर बॉडी है, सपोर्ट बाय इंटरनल सेक्रेटरीट। ठीक है, उसके बाद ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी, कुछ नहीं है ये, पढ़ लेना इसको। जो ग्रीवियंस जो है उनको देखती है। जन योजना अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने लॉन्च किया पीपल प्लान कैंपेन जन योजना अभियान फॉर प्रिपरेशन ऑफ पंचायती राज डेवलपमेंट फॉर 25-26 के लिए। ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडी, लोकल बॉडी के ऑडिटिंग के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी इनॉग्रेटेड इन राजकोट गुजरात में बनाई। ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरह से लोकल गवर्नेंस को ऑडिट करे। ऑडिट कैसे कराओगे, पैसे तो दे नहीं रहे लोकल बॉडी को। 73-74 अमेंडमेंट ये सब लोकल बॉडी से रिलेटेड है। कैग मैंडेट फॉर ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी फ्लो फ्रॉम कैग ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 से लेता है। ये प्रोविजन है 243G में, क्या है, पावर है इससे रिलेटेड। 243J में है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय पंचायत, ऑडिटिंग है। 243Z में है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में लॉ मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स बाय म्युनिसिपैलिटी एंड अकाउंटिंग ऑफ सच अकाउंट। कैंटोनमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, अलग अलग शहर में जहाँ सिविल पॉपुलेशन होती है, जहाँ आर्मी का स्टे होता है वहाँ होता है। बैरकपुर कलकत्ता का फर्स्ट कैंटोनमेंट था। ठीक है, लैंड पोर्शन फ्रॉम 10 कंटेनमेंट बोर्ड टू बी मर्ज विद कंसर्न स्टेट लोकल बॉडी के साथ मर्ज हो जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इशू, आर्टिकल 14 21 21, क्योंकि इसका सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में कहा है कि राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट रिकॉग्नाइज है, इस आर्टिकल के अंडर में आता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये पढ़ सकते हैं आप लोग। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना वो जर्मनी भाग गया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बहाने। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है ये जरूरी है। ठीक है, डेजिग्नेटेड मेंबर होने चाहिए ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दीज जो पर्सन है कुड दोज लिविंग हैविंग ग्रांटेड ए डिप्लोमेटिक स्टेटस होना चाहिए उनके पास। गवर्नमेंट ऑफिशियल अब्रॉड ऑन डिप्लोमेटिक असाइनमेंट फॉर ऑफिशियल पर्पज के लिए जा सकते हैं, 5 साल के लिए ये मिलता है बस। इंडियन पासपोर्ट 7th लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, याद रखना। पासपोर्ट एक्ट से गवर्न किया जाता है, याद रखना। 3 क्लास के पासपोर्ट होते हैं, ऑर्डिनरी ब्लू कलर का, डिप्लोमेटिक व्हाइट का और ऑफिशियल मैरून का, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमन सर्विस सेंटर की जो स्कीम है 2.0, उसके तहत हम क्या डिजिटल इंडिया का जो मिशन है उसको और ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब कि और ज्यादा मतलब कि एनहांस कर रहे हैं। एक B2C होता है, G2C। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन इशू करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इंडिया का रैंक 159 आया, कई बार आ सकता है ये इंडिकेटर याद कर लेना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल, सिक्योरिटी, यूपीएससी वाले। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, आसाम ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिक कंसेप्ट ऑफ को डिस्ट्रिक्ट विद ए डिस्ट्रिक्ट विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट, को डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सिविल सब डिवीजन। सब डिवीजन की जगह एक डिस्ट्रिक्ट
इलस्ट्रेशन होगा, ठीक है। ये इसके PYQ है। तो इस तरह से गाइज हमने ये PT365 कवर की बड़े ही यूनिक तरीके से और बड़े ही कम टाइम में मैंने इसको कवर करने की कोशिश की। आप इसको 2 से 3 बार सुन लेना अच्छे से, और PDF को बार बार पढ़ना, बार बार, अगेन एंड अगेन, तभी ये चीजें याद होंगी, फिंगर टिप्स पे होंगी। और इसके हम MCQ भी लॉन्च करेंगे, MCQ, ठीक है, अगर टाइम लगा तो। अदरवाइज जितना मैंने बोला है वो आप कमेंट सेक्शन में उसके आंसर जरूर लिख देना, जितने मैंने क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा प्रूडेंस IAS का चैनल है, आप उसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो इसकी PDF के लिए, अगर आपको PDF चाहते हो। और हमारे चैनल को लाइक जरूर करो गाइज, और शेयर करो, सो दैट अच्छे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, मेहनती लोगों तक। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।